हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का हमारा टॉपिक है नारीवादी आंदोलन, जो कि एग्ज़ाम के अगर मोटिव से देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम देखते हैं कि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। तो हो सकता है इस साल भी आ जाए ये क्वेश्चन। तो नारीवादी आंदोलन अगर हम देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि ये नारियों की वजह से ही होगा, क्योंकि हमारे सोसाइटी में अगर हम देखें तो नारियों की हालत उतनी अच्छी नहीं थी पहले, अभी भी उतनी अच्छी नहीं हुई है, बट हाँ बेटर हुआ है। तो उसी के चलते कि आंदोलन स्टार्ट किया गया था। तो ये तो देखो, हम लोग अपने सोसाइटी से देख के ही इसे लिख सकते हैं कि हमारे आसपास सोसाइटी कैसा है, उसी तरीके से इसका आंसर पूरा बन सकता है, ठीक है। लेकिन शुरू में तो हमें ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा जिससे एग्जामिनर पूरा देखकर खुश हो जाएगा, बच्चे को पूरा आता है। तो उसके लिए क्या है, हमें पहले उसमें इंट्रोडक्शन लिखना होगा। तो इंट्रोडक्शन के लिए, नारीवादी आंदोलन सदियों से चला आ रहा है, लैंगिक समानता की वकालत करता है, सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता है और महिलाओं के अधिकारों की वकालत करता है। यह तरंगों में विकसित हुआ है, प्रत्येक की विशेषता अलग अलग लक्ष्य और रणनीतियाँ हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्यों किस तरह तरंगों में ये विकसित हुआ। इनके 3-4 चरण थे जिसमें ये विकसित हुआ है। पहली लहर थी 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में उभरी, जो मताधिकार और कानूनी अधिकारों पर केंद्रित थी। मतलब इसमें क्या मांगा गया, मताधिकार, वोट का राइट्स मांगा गया, और दूसरा कानूनी अधिकार मतलब पॉलिटिकल राइट्स मांगा गया। सुसान बी एंथनी और एलिजाबेथ कैडी स्टेटन जैसे अग्रदूतों ने महिलाओं के वोट देने के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। तो हम देखते हैं कि पहले फेज़ में क्या हुआ, लड़ाई लड़ी गई किसके लिए, वोट के लिए और पॉलिटिकल राइट्स के लिए, ठीक है। और इसमें किसका बात हुआ, इक्वालिटी का बात हुआ, सामाजिक समानता का। इसके बाद दूसरा फेज़ में, मतलब दूसरे लहर में क्या हुआ, कार्यस्थल समानता। मतलब जहाँ भी हम काम करते हैं, वर्क प्लेस, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो या फिर वुमेन या मैन, जो भी हो, तो उसमें क्या है कि कार्यस्थल में समानता मिले। जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पे समानता मिले। अब क्या समानता मिलेगी, मतलब वेजेस इक्वल मिले, जितने भी पेमेंट मिल रहा है वो इक्वल मिले। जो वर्किंग आवर्स रहे, मतलब 5 घंटा का लड़का काम कर रहा है तो लड़की भी उतना ही काम करे, तो इसमें समानता मांगा गया। और प्रजनन अधिकारों जैसे व्यापक मुद्दों पर केंद्रित थी। बेटी फ्रीडम, द फेमिनिस्ट की लेखिका जैसे कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को सौंपी गई सीमित भूमिकाओं की आलोचना की। इस युग में नाव राष्ट्रीय महिला संगठन जैसे संगठनों की स्थापना भी देखी गई। 1990 के दशक में उभरी तीसरी लहर में रंगीन महिलाओं, LGBTQ व्यक्तियों और विकलांग जैसे लोगों के अनुभवों को स्वीकार करते हुए विविधता और अंतर संबंध को अपनाया। अंत विविधता यह मानती है कि उत्पीड़न के विभिन्न रूप एक दूसरे से जुड़ते हैं। यह आंदोलन विश्व स्तर पर भी फैला, जिसमें महिला, जनांग विकृति, बाल विवाह और शिक्षा तक असमान पहुंच जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला गया। 1995 में बीजिंग घोषणा और 2006 में #MeToo आंदोलन, 2017 में महत्वपूर्ण रूप से पुनर्जीवित जैसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने नारीवाद की वैश्विक पहुंच प्रभाव को प्रदर्शित किया। व्यापक सामाजिक न्याय संबंधी चिंताओं को संबोधित करने के लिए नारीवादी विचारों का लिंग से परे विस्तार हुआ है। इको फेमिनिज्म महिलाओं के शोषण और पर्यावरण को जोड़ता है। उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद इस बात की जांच करता है कि उपनिवेशवाद और लैंगिक उत्पीड़न जैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। अश्वेत नारीवाद अश्वेत महिलाओं द्वारा समान किए गए अनूठे संघर्षों पर जोर देता है। तो ये था नारीवाद के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन जो आपको लिखना है। उसके बाद आता है कॉजेज़, क्यों नारीवाद आंदोलन स्टार्ट किया गया। तो देखिए, अगर हम अपने सोसाइटी में ये देखें तो कैसे ख़राब है, हम क्यों मूवमेंट चलता है कोई भी, तो क्या होगा, पहले तो सेफ्टी कंसर्न, सेफ्टी नहीं है लोग महिलाओं को। दूसरा हो जाएगा कि राइट्स ज़्यादा, पॉलिटिकल राइट्स नहीं है उनके पास, राजनीतिक राइट्स। तीसरा हो जाएगा इसी तरीके से कि उनको वोट के लिए, तो ये तो पहले वाला है, तो उस समय वोट का भी अधिकार नहीं था, तो वोट भी हो जाएगा। इस तरह चलिए कुछ कॉजेज़ को देख लेते हैं। तो पहला है राजनीतिक अधिकार और मताधिकार, मतलब पॉलिटिकल राइट्स और वोट वाला अधिकार, सफरेज के लिए ये किया गया था। दूसरा कानूनी समानता, कि जितना बॉयज़ को कानूनी अधिकार मिलता है उतना गर्ल्स को भी दिया जाए, मतलब मेन को भी दिया जाए। मेन को जितना मिलता है उतना वुमेन को भी दिया जाए, महिलाओं को भी दिया जाए। इसके बाद है प्रजनन अधिकार, फिर समान शिक्षा और रोजगार के अवसर, लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देना, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, अंतर्विभागीयता, शारीरिक सकारात्मकता और आत्मछवि, वैश्विक लैंगिक समानता। तो ये सब कुछ रीजंस हैं जिसके चलते नारीवाद आंदोलन शुरू किया गया। अब अगर देखें तो मुझे नहीं लगता किसी को भी इसे याद करने में ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि ये सब ऐसा ही टॉपिक है जो सोसाइटी में रोज़ देखते आते हैं कि वायलेंस हुआ है, फिर शारीरिक लोग अपने बॉडी को लेकर परेशान है, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, पता नहीं क्यों परेशान है यार, सबको भगवान नहीं बनाया है ना, तो फिर क्या दिक्कत है, सब सुंदर है दुनिया में। देखो, सुंदरता का कोई अंत ही नहीं है,
देखा जाए तो एक के बाद एक सुंदर है, एक के बाद एक सुंदर है। हर इंसान में एक परफेक्शन होता है, हर इंसान इस दुनिया में सुंदर है, तो वो सोचना ही फालतू बात है। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ हुआ है कि बहुत सारी घटनाएं घटी है कि कोई लोग सुसाइड कर लेते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझ में ये कमी है वो कमी है, तो अलग चीज़ होता है। लेकिन हर इंसान सुंदर है क्योंकि सबको ही भगवान ने बनाया है, सबको, तो सब भगवान की गिफ्ट है ना, तो कैसे बुरा हो सकता है यार। छोड़ो वो सब बातें को, वो सब अलग चीज़ है। तो ये सब कुछ कारण है, ऑनलाइन उत्पीड़न और साइबर बुलिंग, तो ये सब कारण है, आपको जिसे पढ़कर जाना है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगा क्योंकि सब कुछ पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ये सब। फिर नारीवाद आंदोलन अब हुआ, कॉजेज़ हमने देख लिया क्यों हुआ, अब उससे कुछ प्रभाव भी पड़े होंगे। क्या होंगे? अच्छे अच्छे ही प्रभाव आए होंगे। पहले तो कानूनी सुधार हुआ, फिर महिलाओं की राजनीति भागीदारी में वृद्धि, मतलब पार्टिसिपेशन चालू हो गया पॉलिटिक्स में। इसके बाद है लिंग मानदंडों और भूमिकाओं को बदलना, मतलब जो सोच थी पहले से कि पुरुष ही काम कर सकते हैं, वेमेन नहीं कर सकती है, औरतें नहीं कर सकती है, उसके भी कुछ बदलाव हुए। महिला आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण मतलब मिला उन्हें, वो बन गई आर्थिक, देखे फाइनेंशियल एम्पावर हो गई, उनके पास पैसे आ गए। शिक्षा और व्यावसायिक अवसर मिला उन्हें, जितने मेन को मिलते थे उतने ही मिलने चालू हो गए। प्रजनन अधिकार और स्वास्थ्य को लेकर की, फिर लिंग आधारित हिंसा के बारे में जागरूकता मिली उन्हें, मीडिया में प्रतिनिधित्व मिला, अंतर्विभागीय समझ हुई और वैश्विक प्रभाव भी पड़ा इस चीज़ का। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इजी था ना, आप सब बोलना, सबको समझ में नहीं आता क्या लिखना है। तो देखो, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा सीखा, एक काम करो, एक कॉजेस लिखो और मतलब उसे कारण लिखो और लास्ट में उसका इम्पैक्ट लिख दो, प्रभाव क्या पड़ा। उससे ज़्यादा ईजी, देखो हर एग्ज़ाम को क्लियर करने का एक स्ट्रैटेजी होता है, इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि जो हमारा एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है ना, उसे बस पॉइंट्स चाहिए, उसे बस पॉइंट्स दिखाओ, अंदर आम इमली आलू कुछ भी भरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ा थोड़ा उसके रिलेटेड ही लिखना। अब आम इमली आलू सच में मत लिख दो ना कि आपने कहा था हमने लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं करना। तो ये था पूरा टॉपिक गाइस, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। और जल्दी जल्दी पढ़ो, कल ही एग्ज़ाम है, ज़्यादा देर हम नहीं बचा है, 24 घंटे भी नहीं है। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। और चलो, थैंक यू।